अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। उनके सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा, क्योंकि आखिरकार उनको अंदाज है कि उनके राज्य में ये कैसे होगा। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल दे करके व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहां संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहां से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। हमारी राज्यों की और केंद्र की टीम साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी और एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का, और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे, और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। इन कमेटियों की रेगुलर बैठकें हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो। हमें हमारा रोजमर्रा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्था को भी विकसित तुरंत करना पड़ेगा, ये मेरा आग्रह रहेगा। जो कुछ सवाल आपने कहे हैं, कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी, ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी 2 मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं, वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं, उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम इसकी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है। तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं, आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा, और उसको स्वीकार करके हम आगे चलेंगे। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके मन में जो योजना हो, खास करके वैक्सीन के संबंध में, किस प्रकार से आप डिलीवरी नीचे तक ले जाएंगे, आप जितना जल्दी बहुत डिटेल प्लान करके लिख करके भेजेंगे तो निर्णय करने में सुविधा होगी। और आपके विचारों का ताकत इसमें बहुत है। राज्यों का अनुभव बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वहीं से ये चीज आगे बढ़ने वाली है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका बहुत ही एक प्रकार से प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बने, यही मेरी अपेक्षा है। देश की राजधानी दिल्ली तड़प रही है, कराह रही है। सदियों से बाहरी आक्रमणकारियों से डटकर मुकाबला करने वाली दिल्ली आज सरकार की करनी से लहूलुहान और लाचार दिख रही है। एक तरफ दिल्ली की नाकाम आप सरकार है, जिसने 28 अक्टूबर को पहली बार एक ही दिन में 5000 मरीज सामने आने के बावजूद सिर्फ जबानी जमा खर्च किया। मैं समझता हूं कि जब 2 करोड़ लोग मिलके एक साथ लक्ष्मी पूजन करेंगे तो दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी तरंगे फैलेंगी। सारी दृश्य अदृश्य शक्तियां दिल्ली वासियों को अपना आशीर्वाद देंगी और सभी दिल्ली वासियों का मंगल होगा। और अब दिल्ली कोरोना के एक्टिव केसों के मामले में देश में 3रे नंबर पर पहुंच गई है। आंकड़े हर घंटे में 5 से ज्यादा लोगों से मरने की डरावनी तस्वीर पेश कर रहे हैं, और अब भी उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ रही। लगातार सामने आ रहे गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित कहां जाएं? दिल्ली के 99 अस्पतालों के 88% आईसीयू बेड पर पहले ही मरीज मौजूद है। इनमें से 62 अस्पतालों के आईसीयू में वेंटिलेटर ही उपलब्ध नहीं है। केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार को शर्मिंदा करते दिल्ली के प्रदूषण के आंकड़े स्थिति को और भयावह बना रहे हैं। दिल्ली वासी बढ़ती सर्दी में स्मॉग के साथ कोरोना और सांस के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक जहरीली हवा में जीने को मजबूर है।
देश की राजधानी में सांस लेने के लिए साफ हवा तक का ना होना सिर शर्म से झुका देता है। रोजाना हो रही मौतों के बीच विश्व गुरु बनने के दावे ठीक से रोने भी नहीं देते। आइए हम सब मिलकर केंद्र और दिल्ली सरकार को देती या कोई भी हुआ, ये गलत है। कोठी के नौबस्ता गांव में देसी शराब की दुकान है। पैसा मांगने पर गुंडों ने मारपीट की है। बीजेपी नेता की गुंडई देखने को मिली है। आरोपी बीजेपी नेता बताया जा रहा है। बीजेपी नेता यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। और अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नहला देंगे आपको। यमुना बड़ी गंदी है। गए हो यमुना पे? कौन कौन गया यमुना पे? बहुत गंदी है यमुना। उसमें सारा सीवर जाता है, सारा इंडस्ट्री का पानी जाता है, इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है। उसकी भी मैंने प्लानिंग करी है। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। ये हमारी भी अब आने वाले 5 साल में प्रायोरिटी है। यमुना के अंदर बहुत ज्यादा सीवर जाके गिरता है दिल्ली का और इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है। उसको हमने सारा आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको पूरा प्लान किया है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले 5 साल में यमुना को इतना साफ। आप लोगों में से कौन कौन गंगा नहा के आया हुआ है? काफी सारे। जो जो बुजुर्ग नहीं गए वो हमारी तीर्थ यात्रा का फायदा उठा के जरूर गंगा नहा के आए। और अगले 5 साल, ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा यमुना में, तो यमुना को इतना साफ कर देंगे। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। मैं इनको लाया, मैंने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और आज मैं लोकसभा का सांसद। नरेंद्र मोदी जी मुझे एक शब्द नहीं बोलने देते। मैं उनके सामने जाकर बोल